अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे थेरेपी के बारे में। थेरेपी होती क्या है, उसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, और उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है मिस आमना ज़ुबैरी को, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और मैं फर्दर चाहूँगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जी मिस आमना। um, जैसे रूपा ने बताया, मेरा नाम आमना ज़ुबैरी है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और खास तौर पे मेरा काम बच्चों के साथ काफी हद तक जुड़ा रहता है। इसी हवाले से आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है ताकि हम थेरेपी खास तौर पे बच्चों के साथ जो हम काम करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी गुफ्तगू करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि थेरेपी या काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, और ज़्यादातर उसमें किस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हम एड्रेस कर सकते हैं? तो जैसे कि ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, लेकिन हम आमतौर पे पेरेंट्स को ये देना चाहते हैं बिकॉज इससे मामला बड़ा वाजे हो जाता है। विच इज दैट, जैसे आपको पता है कि अगर कोई जिस्मानी मसाइल कोई भी महसूस करता है, कोई एक ऐसी चीज है जिससे आपको जिस्मानी तौर पे मुश्किल पेश आती है, तो आप उसके लिए एक डॉक्टर को रुजू करते हैं। यू गो सी अ डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो उस अपॉइंटमेंट में आपको वो एक ट्रीटमेंट, एक इलाज बताता है कि आपने या तो ये दवा लेनी है या ये कुछ तरीकेकार है जिससे आपकी तबीयत बेहतर हो सकती है। तो वो आपको एक प्लान ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट बताते हैं, एक तरीकेकार बताते हैं कि आप उस चीज में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। उसी तरीके से जिस्मानी मसाइल के साथ साथ हमारी एक चीज है जो जहनी सेहत, जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एंड जहनी सेहत का भी हमें उसी तरीके से ख्याल रखना है। और एक तरीकेकार जिससे हम अपनी जहनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं वो है थेरेपी। थेरेपी भी कहा जाता है, काउंसलिंग भी कहा जाता है। और खास तौर पे अगर हम थेरेपी के अल्फाज को देखें तो वो एक इलाज का एक तरीका है और मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ तरीकेकार हैं जिससे हम किसी भी एक मसले को लेकर उसका हल निकालते हैं। हल से मतलब ये है कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि बस हमने उसको 100% दूर कर दिया या एकदम से एक आध सेशन के बाद वो चीज मुकम्मल तौर पे चली गई। हम ये नहीं कह रहे। हल से मुराद ये है कि हम उस मसले को बेहतर तौर पे मैनेज कैसे कर सकते हैं, या हम उसको बेहतर तौर पे उसकी जो एक इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, जो एक एहसास है जो बहुत शिद्दत से महसूस होता है, हम उस शिद्दत को कम कैसे कर सकते हैं। और थेरेपी उस गाइडेंस को या उस इलाज को कहा जाता है। मैं कह रही थी कि हमें ये कैसे अंदाज़ा होगा कि हमें जो है थेरेपी की ज़रूरत है, मतलब किस शख्स को ये चीज़ का एहसास हो सकता है कि अब मुझे जाना चाहिए किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। और दूसरा, इसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक एज रेंज होती है कि सिर्फ इस एज के लोगों को या इस खास उम्र के लोगों को जाना चाहिए? तो ये बहुत आपका एक बड़ा अहम सवाल है एंड आई एम ग्लैड आपने ये पूछा कि थेरेपी किसी एक उम्र के लिए नहीं है, किसी एक एज के लिए नहीं है। आप किसी भी एज के हो सकते हैं एंड यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी मसले को आप फेस कर सकते हैं। तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप बच्चे हैं तो नहीं जा सकते या बूढ़े हैं तो नहीं जा सकते। थेरेपी किसी के लिए भी हो सकती है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा, वो कौन से साइंस हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि जी अब हमें किसी प्रोफेशनल से राब्ता करना है या उनके साथ एक सेशन या एक अपॉइंटमेंट को बुक करना है। तो जैसे कि अगर मैं वही एग्जांपल दूं, जब हम अपनी जिस्मानी सेहत को देखते हैं, जिस्मानी सेहत से हमें समझ आता है बुखार हो गया या खांसी नजला हो गया या पेट में दर्द हो गया, तो हमारे जिस्म हमें वो साइन देता है, एक इशारा देता है कि कुछ मामला हटके है और अब हमें इसका एक इलाज निकालना है, राइट। उसी तरीके से जब हम खास तौर पे बात करते हैं, चलिए अगर हम शुरू करते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि खास तौर पे हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चों में आपको वो कौन कौन से साइंस नजर आ सकते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि जी अब मुझे एक एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो थेरेपी आपको कौन प्रोवाइड करता है? एक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है। और वो साइकोलॉजिस्ट जिसको माहिर नफ्सियात भी कहा जाता है, माहिर ज़हनी सेहत भी कहा जाता है। तो आप उनसे जब आप मिलना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे में वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे महसूस करा रही हैं कि अब हमें एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो वहां पर आप खास तौर पे बच्चे की उम्र को मद्देनजर रखेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है,
कि ये मिसाल अगर हम ले लें कि एक बच्चा है जो एक दुकान में खड़ा है और वो बहुत चीख रहा है और शोर मचा रहा है और जिद कर रहा है कि मुझे यही चॉकलेट चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बच्चा 3 साल का है, आपके जहन में बात आएगी 3 साल का बच्चा है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वहां पे हम इसको एक मसला नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एक एक बिहेवियर है, एक ऐसी चीज है जिसमें आप चाहेंगे कि आप एज अ पेरेंट, आप माँ बाप होने के नाते या फैमिली होने के नाते आप उस बच्चे को हेल्प जरूर करेंगे ताकि ये दोबारा से दोहराए ना। लेकिन हम उसको एक बहुत बड़ा मसला नहीं कहेंगे जिसमें हमें फौरन एक अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। लेकिन अगर ये बच्चा 12 साल का बच्चा है और वो दुकान में जमीन पे बैठ गया और चीख रहा है या रो रहा है और वो बिल्कुल एक 3 साल के बच्चे की तरह जिद कर रहा है, वहां पर आपको एक इशारा मिल रहा है कि 12 साल का अगर बच्चा है तो शायद ये बिहेवियर या ये जो बात है अब इसको इससे मतलब आउटग्रो कर देना चाहिए, अब तो बड़ा हो गया ना, अब ये चीज है जो बच्चा ना करे। लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं, आप गौर कर रहे हैं कि बार बार बच्चा अपने उम्र से हट के चीजें कर रहा है जो या तो बहुत छोटे बच्चे करते हैं या बहुत बड़े बच्चे करते हैं, और आप आप ये समझ रहे हैं कि शायद ये इसके लिए हटके है। और अगर आप वो चीज बेहतर तौर पे समझना चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा इस किस्म की चीज में क्यों उसका रुझान ज्यादा है, वहां पर आप एक साइकोलॉजिस्ट से राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट आपको बच्चे के एहसासात, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, ख्यालात, जिसको हम बेसिकली थॉट्स कहते हैं, और बिहेवियर्स, जिनको हम रोजमर्रा के जो बच्चे के एक्शंस होते हैं जिसमें वो मुख्तलिफ एक्ट्स कर रहा होता है, जैसे रो रहा है, हंस रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, ये सारे बिहेवियर्स हम इनको कहते हैं। तो ये तीनों जो चीजें हैं, एहसासात, ख्यालात और बिहेवियर्स, इन तीनों चीजों को साइकोलॉजिस्ट आपको एक एक हद तक उस पे एक नजरिया पेश करता है जिसमें हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि बच्चा अगर एक किस्म का एहसास कैरी कर रहा है कि वो बार बार रोना चाहता है, बार बार गुस्सा करना चाहता है, तो वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा ये कर रहा है। और वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट एक पेरेंट को भी गाइड करेगा कि वो घर पे क्या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसमें बच्चे को सपोर्ट महसूस हो। क्योंकि जब भी हम बच्चों के साथ काम करेंगे, आप किसी भी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं या किसी भी माहिर ज़हनी सेहत के पास चले जाएं, वो बच्चे के साथ अकेले काम नहीं कर सकते। आप माँ बाप होने के नाते एक बहुत अहम हिस्सा है उस इलाज का, उस सपोर्ट का, क्योंकि आपके बगैर वो चीज मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक हद तक आप साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस लेंगे, साइकोलॉजिस्ट के साथ का जो एक ताल्लुक होता है जिसको हम कहते हैं वो टेम्पररी होता है, कुछ हद तक होता है, कुछ वक्त के लिए। लेकिन कुछ अरसे के बाद हम चाहेंगे कि माँ बाप वो सारी चीजों को थेरेपी में जो उनको साइकोलॉजिस्ट ने दिखाई है, समझाई है, जिसको हम साइको एजुकेशन कहते हैं या साइको एजुकेटिव काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि इन सेशंस के खत्म होने के भी बावजूद अगर बच्चा कभी कोई मसला एक्सपीरियंस करता है, कोई कोई प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, तो आप मजीद उसको सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि एकदम से मसले का हल नहीं मिलता। और ये बहुत एक अहम बात है समझना कि 6 सेशन के बाद या 4 सेशन के बाद आप शायद उतना चेंज या तब्दीली महसूस ना करें। हमें ये चीज समझनी है कि बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं खास तौर पे, तो वक्त जरूर लग सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाए। और माँ बाप होने के नाते, फैमिली होने के नाते हम कोशिश ये करें कि हम बच्चों के ऊपर बहुत जोर जबरदस्ती ना करें कि अब बस अब खत्म करो, मतलब बस हो गया। हम वो बस की जो कैफियत है, अगर हम खुद भी बड़े होने के नाते उसको समझ लें कि वो शायद मेरी चाह है, माँ होने के नाते, बाप होने के नाते मेरी चाह है कि बच्चा अब ये खत्म कर दे, ना करे, लेकिन शायद बच्चे को और वक्त चाहिए। तो वहां पर बच्चे को वक्त देना और सब्र से उसको सपोर्ट देने में बहुत एक अहमियत है उस चीज की।
आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, जिसमें मुझे जो समझ में आया वो ये है कि हमें अंदाज़ा तब भी हो सकता है, चाहे अपने साथ हो, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ का, तो क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों को ही अंदाज़ा लगाना होता है। कि आपने कहा कि कोई एक बिहेवियर जो कि उसकी उम्र से हटकर हो, जो उस एज के हिसाब से हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे उससे, वो और वो मुस्तकिल हो रहा है। ये नहीं कि वो एक आध दफ़ा का वाक़या था। अगर वो कई दफ़ा हो रहा है तो फिर हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ मसला आ रहा है, और हमें बच्चे को फिर किसी माहिर नफ्सियात या माहिर ज़हनी सेहत के पास लेके जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह आपने कहा कि सिर्फ अकेला, क्योंकि बच्चे का मतलब वो एज ऐसी होती है, सब ऐसा होता है कि उसको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जब तक पेरेंट्स फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो इटसेल्फ साइकोलॉजिस्ट जो है कुछ इतना खास उसकी प्रोग्रेस कर नहीं सकता। अच्छा, यहीं पे जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आ जाती है, बच्चों के साथ टीचर्स का रोल भी बहुत होता है स्कूल का, क्योंकि एक फैमिली इन्वायरमेंट और एक फिर वो स्कूल इन्वायरमेंट ही होता है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा होता है, बहुत छोटी एज से जा रहे होते हैं, और जहाँ अपना दिन का ज़्यादातर हिस्सा भी वो वहीं गुजारते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल किस तरह से बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर अगर उनको ये अंदाज़ा हो कि सही है कि चीज़ों से ये तो समझ में आ गया कि कोई टीचर भी अंदाज़ा लगा सकती है कि स्टूडेंट के साथ कोई मसला है, कि कोई बिहेवियर ऐसा है। लेकिन जब पता चल गया, ठीक है, अब टीचर का नेक्स्ट स्टेप उस बच्चे के साथ क्या होना चाहिए। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो एक आध कोई बच्चा ऐसा है जो किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, इमोशनल बिहेवियर उसके कोई ऐसे आ रहे हैं, या ओवरऑल उसका पैटर्न जो है, बिहेवियर पैटर्न वो डिस्टर्बिंग है क्लास के लिए, तो ऐसे में टीचर का रोल क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल सही बात की कि माँ बाप के बाद स्कूल या टीचर्स का जो एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशनशिप होता है बच्चों के साथ, वो भी बहुत अहम होता है, जिसको इसलिए खासतौर पे कहा जाता है कि स्कूल इज द सेकंड होम फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि वो वाकई अपना सबसे ज्यादा वक्त घर के बाद वहीं गुजारते हैं, टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। यहाँ पे टीचर्स ने भी उन्हीं साइंस का, उन्हीं इशारों का ख्याल रखना है, जहां पर जैसे कि अगर हम स्कूल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर बच्चा बार बार अपनी जगह से उठ जाता है, वो बैठ नहीं पा रहा एक जगह, तवज्जो नहीं दे पा रहा, अगर वो उसको लिखाई में मसले आ रहे हैं जिसको हम राइटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं, या उसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है जिसको हम रीडिंग में प्रॉब्लम कहते हैं, या वो लिख तो लेता है बच्चा, आपने जो भी बोर्ड पे लिखा या उसके सामने कॉपी पे लिखा, वो उसने उसने बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि ये अल्फाज हैं क्या। तो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं जिसमें टीचर्स अपना एक फोकस दे सकती हैं कि क्या बच्चा इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तवज्जो की प्रॉब्लम, सीधे बैठने की या एक जगह बैठने की प्रॉब्लम, बार बार बेचैनी का अगर इजहार कर रहा है बच्चा, या पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसमें टीचर्स, जिसको हम एक रेड फ्लैग कहते हैं, यहाँ पर टीचर्स का हम बिल्कुल हम जानते हैं कि उनके लिए 20 बच्चों के बीच में हर असेसमेंट करना छोटी छोटी चीजों के लिए वाकई मुश्किल है, और हम उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन टीचर्स भी बच्चों को बहुत अच्छे से जानती है। तो जहां पे बच्चों का उन्होंने देखा, अगेन उम्र की अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चा ग्रेड 4 में है लेकिन वो ग्रेड 1 या 2 के बच्चे की तरह लिखता है, पढ़ता है, या बिहेवियर्स उस तरह के उसके हैं जो बाजारी तौर पे नजर आ रहे हैं, वहां पे अगेन एक रेड फ्लैग है, एक साइन है कि बच्चा अगर ग्रेड 4 में आ गया है तो वो ग्रेड 1 एंड 2 जैसा परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो वहां पे एक उम्र की भी बात आ गई। आपने बिल्कुल एक सही बात की कि वन ऑफ इंस्टेंस जिसको हम कहते हैं कि एक दफा की हम बात नहीं करते, बट एक मुस्तकिल तौर पे अगर एक बिहेवियर नजर आए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज हटके भी बताना चाहूंगी कि कभी कभार एक बिहेवियर इतनी शिद्दत का भी हो सकता है कि आपको महसूस हो कि शायद हमें एक प्रोफेशनल से राय लेनी चाहिए। हो सकता है राय में ये हो कि आपको बच्चे की असेसमेंट सिर्फ करानी हो, शायद थेरेपी के सेशंस हो, या शायद हो सकता है पेरेंट को गाइडेंस दी जाए कि बच्चे को घर पे किस तरीके से, या स्कूल में टीचर्स को किस तरीके से हम कुछ स्ट्रैटेजीज, कोई तरीकेकार बता दें जिसमें बच्चा सपोर्टेड फील करे। सो हमने एक इंटेंसिटी, शिद्दत को भी देखना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी शिद्दत का। अगर एक बच्चे ने गुस्से में जोर से किसी दूसरे बच्चे को मार दिया और उसको गहरी चोट लगी, तो वहां पर थोड़ा सा तवज्जो देना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे ने इतने जोर से धक्का दिया कि दूसरे बच्चे को सर पे चोट लग गई, क्योंकि कोई ऐसी बात जरूर हुई है
कि बच्चे के जज्बात और एहसासात उस शिद्दत तक चले गए कि उसने दूसरे बच्चे को चोट पहुंचा दी। तो कहीं पर भी बच्चा या तो दूसरे को चोट पहुंचाए या अपने आप को चोट पहुंचाए, जैसे कि अगर दीवार पे सर मारे या टेबल पे सर मार दे, तो यहाँ पर हम वेट नहीं करेंगे कि बच्चा मुस्तकिल ये बिहेवियर करता कांटेक्ट करेंगे, मगर हम ये भी इंटेंसिटी को देख रहे हैं, शिद्दत को देख रहे हैं कि अगर बच्चे ने अपना सर टेबल पे मार दिया तो वो अच्छी शिद्दत वाला एक मतलब समझ लें एक मरहला है जिसको पार करने के लिए आप एक प्रोफेशनल से बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। सो मुस्तकिल बिल्कुल, मगर शिद्दत दोनों चीज, जिसको हम कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों कहते हैं, तो दोनों के ऊपर हमें गौर करना है एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स। एंड अगर आपको महसूस हुआ कि ये चीज आपको नजर आ रही है कि हो रही है, दैट इज वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात या जहनी सेहत से आप राब्ता कर सकते हैं आगे की गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए। तो उसमें यही होता है कि जो आप जब कांटेक्ट करते हैं माहिर नफ्सियात से, तो वो जो आपने बताया कि पेरेंट्स को तो गाइड करते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में यूजुअली टीचर्स को भी एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि उन्होंने इस बच्चे के साथ किस तरह से, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि फिर उस बच्चे को बिल्कुल आउट ऑफ द ग्रुप फील करवाया जा रहा होता है, कई दफ़ा टीचर्स की तरफ से भी होता है, और वो इसलिए होता है कि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको लगता है कि बच्चा बस वैसे इग्नोर कर रहा है, चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। कई दफ़ा ये मसले भी आते हैं जिसकी वजह से वो शिद्दत बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जहाँ पे हमने बात की इंटेंसिटी की, रिएक्शंस की, ठीक है, तो कुछ जगह हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ने वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने घर में या आसपास का जो माहौल होता है वहां से भी सीखी होती है, उनके लिए वो बिहेवियर एक तरह से नॉर्मल होता है। उतना शदीद गुस्सा करना, अगर कोई बात बुरी लग जाए तो वो उनको यही उन्होंने जिसको कहते हैं सीखा होता है। तो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स और फैमिली जो भी इन्वायरमेंट होता है, इसी तरह स्कूल का, टीचर्स का, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं बड़ों के, वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही अनुराग, क्योंकि बच्चा बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है, ठीक है। तो आप बच्चे को जिस चीज से एक्सपोज करेंगे, जो चीजें उसके इर्द गिर्द के माहौल में चल रही होंगी, बच्चा उसी को अडॉप्ट करता है। तो अगर उसके लिए जोर से बोलना या कुछ सर्टेन अल्फाज का इस्तेमाल करना या एक सर्टेन बिहेवियर को मतलब एक्सप्रेस करना, हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रही है, वो उनके लिए उनके घर के माहौल के हिसाब से नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ पर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी और टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अवेयरनेस में हम वो चीजों को लेकर आए कि जहां पर हमें महसूस होता है कि बच्चा या तो अपने आप को या किसी और को अगर हार्म कर सकता है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम उन बिहेवियर से बच्चे को दूर कर दें। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें बड़ों के लिए जायज होती है, लेकिन बच्चों को उस चीज से एक्सपोज करना उनकी उम्र के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं होता, ठीक नहीं होता। तो हमें इस चीज का भी ख्याल करना है, बच्चे उन्हीं बिहेवियर्स में इंगेज करें या उन्हीं बिहेवियर्स को यूज करें जो उनकी उम्र के भी लिहाज से हो। कुछ अल्फाज का इस्तेमाल या कुछ लहजे में बात करना कुछ बच्चों के हिसाब से हमें महसूस होता है कि वो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं। तो पेरेंट्स को यहाँ पर अपनी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ानी है, टीचर्स को अपनी अवेयरनेस भी बढ़ानी है कि हम जो बच्चे को दिखाएंगे बच्चा वो पिक करेगा। और ये आमतौर पे बड़ा कॉमन होता है कि एक बच्चा हो सकता है अपने अब्बा के जैसे बैठना चाहे या अपनी अम्मी की तरह तैयार होना चाहे या अपने बड़े बहन भाई की तरह क्रिकेट खेलना चाहे या पढ़ाई करना चाहे, कोई भी चीज हो सकती है। तो हमने कोशिश ये करनी कि हम बच्चे को जितने पॉजिटिव माहौल से एक्सपोज करें उतना ही पॉजिटिव बिहेवियर्स वो सीखेगा। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी बहुत नेगेटिव है एनवायरनमेंट में, वो हो सकता है पिक करे, लेकिन वहां पर एज पेरेंट्स हम हो सकता है हम हर एनवायरनमेंट में नेगेटिव चीज को दूर नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड दैट कि हर चीज को एक मैजिक वॉन्ड नहीं है हमारे पास कि हम होने के एनवायरनमेंट से हम इस चीज को दूर कर दें। कभी कभार हम मुश्किलात के साथ रहते हैं, तो उसमें हम क्या रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि आप उस मुश्किल को इग्नोर ना करें, लेकिन बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, उसको इतने सपोर्ट प्रोवाइड करें कि वो उस मुश्किलात में भी कहीं ना कहीं घूम ना जाए, ना वो गलत बिहेवियर्स में लग जाए, ना वो बिल्कुल चुप बैठ जाए। आप बच्चे को इतना सपोर्ट दें कि अगर वो एक बुरा दिन उसका गुजरा है, वो उदास महसूस कर रहा है या उसको
किसी बात पे गुस्सा आया है, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने गुस्से को सही तरीके से उसका इजहार कर सके, जिसको हम कहते हैं ना चैनलाइजिंग योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। गुस्सा महसूस करना, उदासी महसूस करने में कोई हर्ज नहीं है, वो गलत नहीं होता, हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन हम गुस्से का इजहार कैसे करें वो हमारे हाथ में है। और सही तरीके से इजहार करने से आहिस्ता आहिस्ता बच्चा प्रॉब्लम को भी फेस करना सीख लेता है, वो जज्बात में बह नहीं जाता, बल्कि वो अपने जज्बात का में काबू में रख सकता है। और हमने उसको वही तरीकेकार सिखाने, और लेकिन सिखाने का सबसे अहम तरीका क्या है, हम खुद भी वो करें। क्योंकि हम अगर बच्चे को एक बात कह रहे हैं लेकिन हम खुद कुछ और कर रहे हैं, बच्चे आजकल बहुत तेज होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, तो हमने उस चीज का भी ख्याल करना है कि बच्चे को तो आपने कह दिया कि आप अपने जूते साइड पे रख दें, लेकिन हमारे जूते खुद हमने सही से नहीं रखे होते, तो बच्चे तो पलट के बोलते कि मम्मा आपने क्यों नहीं किया। तो वी हैव टू बी मॉडल्स फॉर देम, हमें खुद भी उन तरीकेकारों को कहीं ना कहीं मॉडल करना है, उनको उन्हीं से इजहार करके दिखाना है, क्योंकि बच्चा फिर वही पिक करेगा, चाहे वो टीचर भी क्यों ना हो, चाहे वो पेरेंट ही क्यों ना हो। बिल्कुल। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें काफ़ी कवर कर लिया है कि लोग समझ सकते हैं कि क्या थेरेपी का प्रोसीजर होता है, वो क्यों ज़रूरी है, खासकर बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें। आखिर में सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्कूल का क्या रोल होना चाहिए इसमें, और दोनों के हिसाब से, टीचर्स की मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट कर रही होती है, और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी क्या उनको उस तरह के प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए, या खुद भी इसके लेके पहले कंसिडरेट हों, क्योंकि कई दफ़ा तो स्कूल्स वाले इग्नोर भी कर देते हैं, उनको होता है कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा बस एंड में आप थोड़ा इसका बता दें हमें। बिल्कुल। आई थिंक कि ये बहुत एक अहम चीज है जो अब आहिस्ता आहिस्ता आई फील कि हमारे माशरे का हिस्सा बन सकती है, बनी नहीं है अभी तक। हमारा अभी तक कल्चर ऑफ मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत इन स्कूल्स, बहुत कम स्कूल्स हैं जो कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल कर रहे हैं, तो मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूंगी, कुछ स्कूल्स ने बिल्कुल ये चीज उठाई है करना। बट व्हाट आई फील इज कि अभी भी उसका कल्चर बनना बाकी है। आई फील कि उसका सिग्निफिकेंस कहाँ से आता है, उसकी अहमियत क्या है, जब हम जहनी सेहत या मेंटल हेल्थ को पढ़ाई के साथ लेके चलते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली महसूस करते हैं कि बच्चा जो वो प्रेशर फील करता है, हमारे सोसाइटी में पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, और हम कहीं ना कहीं उस प्रेशर में बच्चे को उस पर सपोर्ट देना भूल जाते हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि पढ़ाई बहुत अहम चीज है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मगर पढ़ाई के साथ साथ हम जहनी सेहत को अगर लेके चले तो बच्चा स्ट्रेस का शिकार नहीं बनता। सेम स्ट्रेस टीचर्स के लिए भी होता है, टीचर्स भी थकावट का शिकार होती हैं, स्ट्रेस का शिकार होती हैं, खासतौर पे जब से हर चीज ऑनलाइन चली गई है, और टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, और मैं टीचर्स को दिल से अपना एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि दिस इज एन अमेजिंग थिंग दैट टीचर्स हैव बीन डूइंग, एंड हैट्स ऑफ टू देम। एंड खास तौर पे मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने भी मिलकर टीचर्स को सपोर्ट किया है, क्योंकि घर पे टीचर आके नहीं पढ़ा सकती, तो पेरेंट ने साथ साथ इस पूरे रास्ते में टीचर्स को भी सपोर्ट दी है। लेकिन इसमें दोनों टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली द स्टूडेंट, बच्चे की भी अगर हम बात करें, अगर मैं तीनों की बात करूं, मैं सिर्फ दो की नहीं, मैं तीनों की बात करना चाहूंगी, सबकी जहनी सेहत जरूरी है। अपना अगर आपने ख्याल नहीं रखा, अगर आप खुद स्ट्रेस का, परेशानी का, बेचैनी का शिकार हैं, तो आप खुद गौर कीजिएगा कि आपके बच्चे में भी, आपके स्टूडेंट में भी आप वो बेचैनी कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि जब स्ट्रेस एक महसूस करता है, आमतौर पे हर कोई जो उसके इर्द गिर्द होता है वो भी वो स्ट्रेस महसूस करता है। तो स्कूलिंग सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ को अगर हम साथ साथ लेके चलेंगे, तो हम इस स्ट्रेस को, इस परेशानी को बेहतर तौर पे हैंडल करना सीखेंगे, ताकि हम अपना भी साथ साथ ख्याल कर सकें, हम पढ़ाई भी करें, हम एकेडमिक अचीवमेंट्स को भी लेके चलें, हम बिल्कुल उसमें आगे बढ़े, लेकिन हम अपनी सेहत, जिस्मानी और खासतौर पे जहनी सेहत को भी ना भूलें। एंड दैट इज व्हाट अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन अ स्कूल, जहनी सेहत का अगर हम बात करें स्कूल में, अगर हम उसको उनके लेसन्स का हिस्सा बना देते, तो उससे क्या होता है कि बच्चा बहुत जल्दी और बड़ी यंग एज से ये चीजें सीख लेता है। सही सही।
थैंक यू सो मच मिस आमना, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बाकी देखने वालों का भी जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और जैसे मिस आमना ने कहा कि जहनी सेहत हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, क्योंकि जब आप खुद नहीं इस तरह से पुरसकून होंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ आगे आगे ट्रांसफ़र होती रहेगी और वो फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसी वजह से कुछ इस साल के, जिसको हम कह सकते हैं स्टार्ट में ही, मंजिल ने एक इनिशिएटिव लिया है हेल्थी माइंड्स का, जिसमें हम बच्चों को और जो टीचर्स हैं हमारे, उनकी दोनों की जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हो गए, कोई भी हो गए, तो उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो आके और थेरेपी सेशंस हैं, काउंसलिंग सेशंस, जो उनको सही लगे, लेकिन एटलीस्ट उनको पता है कि कोई है जिसके पास वो जाके बात कर सकते हैं। तो ये अब हमने एक इनिशिएटिव लिया, होपफुली हम इसमें आगे तक भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा फिर सेशन रखेंगे कभी। आपका बहुत अच्छा रहा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।